नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग अभी भी सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं चैनल पर, उनसे फिर से वही निवेदन कि हर रोज रात को 9:30 बजे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर किसी गेस्ट के साथ या अकेले में लाइव करती हूँ। इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं, जरूर जुड़ा कीजिए। पर कभी व्यस्तता के कारण यदि आप रात में ना देख पाए लाइव 9:30 बजे, तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर अवश्य देख लिया कीजिएगा। आज मैं बात आधे फ्रंट की एक बार फिर से करूंगी। वो लोग जो इकोसिस्टम और टूल किट गैंग का ऐसा हिस्सा है, जो नारे लगाया करते हैं, भारत भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, और हमें चाहिए आजादी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस आजादी की बात करते हैं। भारत तो बहुत पहले आजाद हो गया, और अब भी जो लोग आजादी की बात करते हैं, उनमें से जो दो लोग हैं वो जेल के अंदर है, और उनको अभी अभी एक तगड़ा वाला झटका हाई कोर्ट से लगा है दिल्ली में। और वो दोनों हैं, आई एम श्योर आप जानते होंगे इनके नाम, उमर खालिद और शर्जिल इमाम। उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत 9 लोगों की जमानत दिल्ली दंगे मामले में 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन जैसे ही इनकी जमानत खारिज हुई, इनके परिवार वालों से ज्यादा दुख रबिश कुमार को हुआ, आरफा खानुम शेरवानी को हो गया, योगेंद्र यादव उर्फ सलीम को हो गया, और बाकी का जो कुनबा है इनका टूल किट गैंग वाला, जिसमें स्वरा भास्कर भी है, इन सबको हो गया। इन्होंने रोना धोना आरंभ कर दिया, न्याय प्रणाली के ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए, न्याय तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया, जजेस को बुरा भला बोलना आरंभ कर दिया, बोल दिया कि यहाँ की जो जुडिशरी है वो तो एकदम खत्म हो चुकी है। यानी इनके हिसाब से दंगे करने वाले सही, देश को जलाने वाले सही, 53 लोगों को मारने वाले सही, लेकिन ऐसे लोग जो इस देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दें, देश को तोड़ने की प्लानिंग और प्लॉटिंग केवल ना करें, उसको मूर्त रूप भी दें, उनको यदि जमानत ना मिले तो लोकतंत्र खतरे में आ जाए, और जो न्याय तंत्र है वो भी बर्बाद है। पर खैर, इनके बारे में चीजें आप लोगों के बीच में रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो सीए वाले दंगे हुए थे 2020 में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मेनली ये दंगे हुए थे, बड़े खतरनाक दंगे हुए थे। वो दंगे मैंने देखे हैं, मैं उसकी साक्षी रही हूं, और दिल दहला देने वाले दंगे हैं। आज तक जब मैं चीजें याद करती हूं तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस मामले के अंदर 9 आरोपियों की जमानत खारिज खारिज हो गई, लेकिन हल्ला केवल उमर खालिद और शर्जिल इमाम के नाम का हो रहा है। बाकी 7 के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, मैं आपको वो नाम आज बताऊंगी। इन सभी पर आईपीसी, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। ठीक है ना? यूएपीए के तहत। और यूएपीए में क्या कहा जाता है? जेल इज द नॉर्म, बेल इज एक्सेप्शन। जेल इज द नॉर्म एंड बेल इज एक्सेप्शन। ये यूएपीए के मामले में कहा जाता है, और इसमें बोला जा रहा है कि भैया इनको तुम बेल दो। 2020 से ये लोग जेल के अंदर है, तो 5 साल से ज्यादा का समय इनको जेल में हो गया है। तो हम क्या करें? हम क्या करें? जो ये दंगे हुए थे, इसमें टोटल 53 लोग मारे गए थे हिंदुस्तान, और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस मामले के अंदर 9 जुलाई को 2 जजेस की बेंच ने, न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर ने डिटेल्ड जो हियरिंग होती है वो करी थी। और दोनों पक्षों की बात सुन करके उन्होंने जो उनका फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया था। और 2 सितंबर को वो फैसला उन्होंने सुनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, हम जमानत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड दंगे थे, और ये लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। इसलिए इन दोनों को जमानत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है? और जब ये खबर आई तो तब इकोसिस्टम ने हल्ला मचाना आरंभ कर दिया। देखिए, ओपिनियन सबके होते हैं, लेकिन यहां पर यह समझने की जरूरत है कि ओपिनियन जिनके भी हैं, उनके देश के पक्ष में या देश के विरोध में। ओपिनियन रखना, ओपिनियन बनाना और ओपिनियन देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ
ओपिनियन दे रहे हो और जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, उनके पक्ष में ओपिनियन दे रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है और फिर उस पर बात होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है जिसने ये पूरा मामला दर्ज किया है, उन्होंने भी ये बोला है कि भाई आरोपियों पर 2019-20 में जो सीए का पूरा सीए था उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का जो आयोजन था उसको उन्होंने आतंकी गतिविधि बोला है। उन्होंने बोला कि आतंकी गतिविधि करने और दंगे भड़काने की बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस का आरोप है और तथ्यों के आधार आधार पर है। उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं। और जो अभियोजन पक्ष है, जो बेसिकली ये बोल रहा है कि हाँ ये लोग गलत हैं, जैसे अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में थे हाई कोर्ट में, उन्होंने भी बोला ये साफ तौर पर और ये आरोप लगाया कि ये जो प्रदर्शन था ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित और सुनियोजित दंगे थे जिन्हें राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने के इरादे से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। आप बताइए, शांतिपूर्ण तरीके में 53 लोगों की जान जाती है क्या? 700 लोग घायल होते हैं। क्या बात कर रहा है रविश कुमार भाई? हाँ। और बेंच ने स्पष्ट तौर से यह बोला है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए खुद ही जमानत देने के लिए कोर्ट के विवेक को प्रतिबंधित करता है। धारा 43D5 के तहत अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टिया सही है तो जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा हम जमानत नहीं दे सकते बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर। और कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी के खिलाफ प्राइमा फिसाई सबूतों के विस्तार से विश्लेषण किया और उसके बाद इन लोगों की जो जमानत है उसको यहां पर खारिज किया गया है। अब मैं आपको यह बता दूं जो खारिज जमानतें हुई हैं वो किन किन लोगों की हुई है। उसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद हैं। ये तमाम लोग हैं जिनकी जमानतें यूएपीए के तहत देने से इनकार कर दिया गया है। निचली अदालत ने मना किया था, फिर इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहां पर भी अब ये जो पूरा मामला है वो एक तरीके से इनके अगेंस्ट चला गया है। ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि कोर्ट में क्या क्या बातें बोली गई हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। उन्होंने जो जो चीजें रखी हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो चार्जशीट में भी लिखा गया है, उसमें स्पष्ट तौर से यह लिखा गया है कि शर्जिल इमाम ने चिकन नेक को तोड़ने की बात करी थी। और यह भी उन्होंने टिप्पणी करी है कि इन लोगों ने यह जिक्र किया, यह बोला कि जब तक 100-200 लोग नहीं मरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चिकन नेक को तोड़ दो, 100-200 लोगों को मारो और जब तक नहीं मारोगे तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है। इसके अलावा तुषार मेहता जी ने यह भी अदालत को बताया कि कुछ जो लोग हैं इनमें से, उन्होंने ये कहा कि सीएए और एनआरसी के विरोध में जरूरत पड़ने पर दंगे करने के लिए तैयार रहो, यानी मारने के लिए, खून बहाने के लिए तैयार रहो। अब आप बताओ कि कैसे इन लोगों को जमानत मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा जो पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने की योजना, सीसीटीवी कवरेज को बाधित करने की कोशिशें शामिल थी, यानी कि जहां जहां सीसीटीवी है उन सबको तोड़ फोड़ दिया जाए ताकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो। ये पूरी प्लानिंग थी। ये बताया गया कि इन्होंने गुलेल, पत्थर, ईंट, पेट्रोल बम आदि का इस्तेमाल भी किया था और ये तमाम चीजें हुई थी यहां पर। उसके अलावा काला धन मुहैया कराया गया था। उमर खालिद ने तो बाकायदा बैठकों पर बैठकें करी थी और उसके बाद इसने पूरी प्लानिंग करी थी। उसके उसके अलावा उमर खालिद विदेश भी गया था और वहां से फंड लेकर के आया था इस पूरे दिल्ली दंगे, एंटी सीए जो दंगे थे उनको कराने के लिए। और मैंने ये तमाम चीजें देखी है ना। मैं एक एक आईबी ऑफिसर होते थे अंकित शर्मा, उनको उनके घर से खींच करके मारा गया था। ताहिर खान जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड आदमी होते थे, आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, उनका घर आतंकी फैक्ट्री में कन्वर्ट किया गया था। उनके घर की छत में बकायदा पेट्रोल बम वगैरह और बड़ी बड़ी गुलेल बनाई गई थी जहां से अटैक किया गया लोगों पे, जहां पर से अटैक पुलिस के ऊपर भी किया गया था। मेरे उत्तराखंड का एक छोटा सा बच्चा दिलबर नेगी, उसको
एक होटल में वो नौकरी करने आया था, गरीब परिवार का बच्चा अपने माँ-बाप के लिए कमा के 2 पैसे भेजता था। उसके पहले दोनों हाथ-पैर काट के उसको ज़िंदा आग में झोंक दिया था हिंदुस्तान। और ये लोग कहते हैं कि इनको बेल मिल जानी चाहिए, और अगर बेल नहीं मिल रही है तो गलत हो रहा है। योगेंद्र यादव रो रहे हैं जगह-जगह जाके। मैंने ये इनफैक्ट शेयर भी करा था रील, ये मैं आपको सुना देती हूँ। ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, ये नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान। ठीक है, तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है। सुन रहे हैं आप? कह रहा है कि असम को भारत से काट दो, असम से भारत को काट दो, चिकन नेक को काट दो, इतना वहां पर मिट्टी पत्थर डाल दो कि फिर एयरफोर्स आर्मी कोई कुछ ना कर पाए, फौज वहां ना जा पाए, कोई ना जा पाए। 5 लाख लोग हमारे पास हैं, 5 लाख लोग। ये शर्जिल इमाम था, और इनके लिए ये इकोसिस्टम नाच रहा है आधा फ्रंट। इनको पहचानने की बहुत आवश्यकता है हिंदुस्तान। आप लोगों को इनको पहचानना है और इनके खिलाफ बोलना है, क्योंकि ये 2 सितंबर को हो गई बेल वेल डिनाई, लेकिन अब इकोसिस्टम सुपर एक्टिव हो रहा है, इसलिए मैंने इस विषय पर अब बात करनी बहुत आवश्यक समझी। आपके बीच में ज्वलंत विषय, देश के पक्ष का विषय छोड़ करके जा रही हूं। प्लीज इसको स्प्रेड कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिए, क्योंकि ये देश हमारा है, ये मां भारती हमारी है। आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी है, और हमें भी अपना धर्म निभा करके इन लोगों को एक्सपोज करना है। इनका जो टूल किट गैंग इकोसिस्टम बाहर है, जो इनसे खतरनाक है, इनके जितना खतरनाक है, उसको भी एक्सपोज करना है। कोई देश से ऊपर नहीं है, और किसी की इतनी बिसात नहीं होनी चाहिए कि वो देश को तोड़ने की बात करे। और जो करेगा उसको सजा मिलेगी, और जब सजा मिलेगी तो उस पर कोई हाय तौबा इस देश के अंदर हमें नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।